ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है पी ब्लॉक एलिमेंट से इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, राइट। द कंपाउंड बिटवीन हेलोजन एंड हेलोजन। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हेलोजन्स जो हैं वो कॉमनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं अपने कंपाउंड में, +3 शो करते हैं, +5 शो करते हैं और +7 शो करते हैं, राइट। तो कोई भी हेलोजन जो इन ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है वो अपने से स्मॉलर साइज के हेलोजन के साथ अपना कंपाउंड इस रेशियो में बना सकता है 1:1। वो अपना कंपाउंड इस रेशियो में भी बना सकता है 1:3। वो अपना कंपाउंड इस रेशियो में भी बना सकता है 1:5। और वो अपना कंपाउंड इस रेशियो में भी बना सकता है 1:7। इसका मतलब X जो है वो आपका लार्जर हेलोजन है, लार्ज साइज का हेलोजन है, और X डैश है वो स्मॉल साइज का हेलोजन है। आप लोगों को ध्यान रखना है, राइट। तो यहाँ पर जो XX डैश है वहाँ पर X लार्ज साइज का हेलोजन है, यहाँ X लार्ज साइज का है और यहाँ X लार्ज साइज का है। और इन XX डैश द ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, इन XX डैश 3 +3, इन XX डैश 5 दैट इज +5 एंड इन XX डैश 7 दैट इज +7। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, सो ClF, central atom chlorine in +1 oxidation state. In the next compound, that is ClF3, that is in +3 oxidation state, that is BrF5, here bromine in +5 oxidation state, and in IF7, that is iodine in +7 oxidation state. Hopefully the point is clear. The next one is here Cl is the halogen of larger size in the first case, राइट। ClF3 सेंट्रल एटम हमेशा लार्जर साइज का ही हेलोजन होगा इन BrF5 Br, इन IF7 I, वेयर फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट हेलोजन, यू नो इट वेरी वेल, सो इट इज ऑलवेज टर्मिनल। फ्लोरीन अगर इंटर हेलोजन में है तो वो हमेशा ही टर्मिनल होगा, सेंट्रल नहीं होगा कहीं भी, राइट। दूसरी चीज आप लोग एक बात ध्यान से देखिए कि जैसे जैसे X और X डैश के साइज का रेशो बढ़ रहा है, यानी दो डिफरेंट हैलोजेंस के साइज का रेशो बढ़ रहा है, वैसे वैसे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, एटम्स पर मोलिक्यूल जो है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब आप सबको पता है कि फ्लोरीन से बड़ा साइज क्लोरीन और क्लोरीन से बड़ा साइज ब्रोमीन और उससे बड़ा साइज आयोडीन। तो जहां आपका ClF बन रहा है वहां मान लीजिए ClF बन रहा है या ClF3 बन रहा है, लेकिन फ्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में बनने वाला कंपाउंड आपका साइज के अंदर और ज्यादा रेशो रख रहा है, तो नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल अब बढ़ गए हैं, राइट। यही काम अगर आप आयोडीन और F के बीच में कर रहे हो तो साइज का रेशो बढ़ रहा है, अब नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल और ज्यादा बढ़ रहे हैं, 8 एटम्स पर मॉलिक्यूल, राइट। तो सीधा सा मामला है भाई कि जितना डिफरेंट हेलोजेंस के साइज का रेशो बढ़ेगा उतना ही नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल बढ़ेंगे। ClF 2 और 3, BrF that is 4 atom per molecule, then IF7 8 atoms per molecule. The point is clear or not? और बेहतर एग्जाम्पल लेकर समझ लीजिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। क्या कहना चाह रहे हैं कि डिफरेंट हेलोजेंस के साइज का रेशो जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही नंबर ऑफ एटम पर मोलिक्यूल इंक्रीज होंगे। और एक बहुत एग्जाम्पल कॉमन, दैट इज ClF, दैट इज, और ClF के बाद ClF3 भी बना है, ये ले लेते हैं, दैट इज BrF5, एंड द नेक्स्ट वन इज IF7। द मैक्सिमम रेशियो बिटवीन द साइज ऑफ डिफरेंट हेलोजन इन आयोडीन एंड फ्लोरीन, सो इट इज 8 एटम पर मॉलिक्यूल, राइट। तो जैसे जैसे डिफरेंट हेलोजन के साइज का रेशियो बढ़ रहा है, राइट, वैसे वैसे पर मोलिक्यूल नंबर ऑफ एटम्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, राइट। अब बात आती है भाई कि फॉर्मेशन, आपसे पूछ ले भाई क्वेश्चन कि IF7 में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स क्यों हैं, तो अब बताइएगा भाई साइज का रेशियो सबसे ज़्यादा है। फॉर्मेशन की बात करें तो बहुत क्वाइट ईजी है कि अगर आप Cl2 और F2 दोनों से कंपाउंड बना रहे हो और दोनों को 1:1 में ले रहे हो, सो यू कैन मेक द इंटर हेलोजन कंपाउंड ClF3। अगर आप Cl2 और F2 के बीच में ही कंपाउंड बना रहे हो और 1:3 यानी फ्लोरीन एक्सेस में ले रहे हो, सो द फॉर्मेशन ऑफ ClF3 इज पॉसिबल। द फर्स्ट वन इज ClF 1:1 and 1:3, that is ClF3. In the next case, if you take
the different halogen in ratio 1:5, that is BrF2 and 5F2. So it is easily BrF5. And if you make I2 and 7F2, 1:7, so you obtain IF7. So you can complete the reaction easily, that Br2 plus 3F2. So you can make BrF3, I2 plus Cl2, equimolar मतलब 1:1, so you can make ICl. तो ये बहुत कॉमन प्रिपरेशन है, आप लोगों को फॉर्मूला देखते ही अंदाजा आ जाएगा, रेशियो देखते ही अंदाजा आ जाएगा आपको कौन सा इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाना है। राइट, अब हमारा मामला आता है भाई, हमारे लिए जो सबसे असेंशियल है इस टॉपिक में पढ़ना, वो है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। So I mention here that is inter halogen compounds। बहुत ध्यान से समझना, बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा बोर्ड में और कंपटीशन में। राइट, द फर्स्ट वन इज ऑल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर कोवलेंट कंपाउंड। रीजन बताने की जरूरत नहीं है स्टेज पर, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला कंपाउंड कोवलेंट ही होता है। द नेक्स्ट वन इज ऑल दीज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर बिकॉज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट द पोलैरिटी ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड। और सभी इंटर हैलोजन कंपाउंड दो डिफरेंट हैलोजन से मिलकर बने हैं, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, तो डेफिनेटली इंटर हैलोजन कंपाउंड्स नेचर में क्या होंगे, पोलर होंगे। ऑल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर डायामैग्नेटिक इन नेचर। आप लोग MOT पे जाइए, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि सभी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स डायामैग्नेटिक हैं। और ये क्वेश्चन इसीलिए भी अच्छा बनता है भाई कि आप लोग मैग्नेटिक नेचर के बारे में पढ़ के आए हो, O2 और S2 डिस्पाइट हैविंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। बट द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स एज वेल एज द हैलोजन्स, Cl2 ले लीजिए, F2 ले लीजिए या ClF ले लीजिए, दीज ऑल आर डायामैग्नेटिक इन नेचर। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, कंपटीशन के लिए भी इस पॉइंट को ध्यान रखें कि O2 और S2 पैरामैग्नेटिक है और Cl2 F2 ClF डायामैग्नेटिक है। जवाब चाहिए तो आप लोग MOT के ऊपर जाइए, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। द पॉइंट इज क्लियर। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर वोलेटाइल सॉलिड्स, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक ही होता है कंपेरेटिवली, बहुत ज़्यादा पोलर नहीं होते हैं, वोलेटाइल सॉलिड और लिक्विड। लेकिन ClF जो है वो एक्सेप्शन है, ClF इज ए गैस, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर वोलेटाइल सॉलिड एंड लिक्विड एक्सेप्ट ClF, दैट इज ए गैस। राइट, द फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसी भी इंटर हैलोजन कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज इंटरमीडिएट बिटवीन कोरस्पॉन्डिंग हैलोजन, जिन हैलोजन से मिलके इंटर हैलोजन कंपाउंड बना है उन सब की इंटरमीडिएट होती है। इंटरमीडिएट, राइट, किसके इंटरमीडिएट होती है, बिटवीन कोरस्पॉन्डिंग हैलोजन, जो हैलोजन से मिलके आप लोगों ने कोई इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाया है, कोरस्पॉन्डिंग हैलोजन्स। और फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा। राइट, सो ClF का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की अगर आप बात करते हो तो आप सबको पता होना चाहिए F2 Cl2 Br2 और I2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। अभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स डिस्पर्जन फोर्स होगा, साइज बढ़ेगा तो डिस्पर्जन फोर्स भी बढ़ेगा, और ये आपका ट्रेंड है। इसका मतलब F2 से ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स Cl2 में, Cl2 से ज़्यादा Br2 में, Br2 से ज़्यादा I2 में। और यही रीजन है भाई कि F2 और Cl2 गैस हैं रूम टेम्परेचर पर, Br2 जो है वो आपका रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर दैट इज Br2, ब्रोमीन बहुत पढ़ा है आपने, और आयोडीन रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है, दैट इज ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स देयर। सो आपका ClF का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो F2 और Cl2 के बीच का होता है, ये आपको ध्यान रखना है बस।
समझ में आ गया नहीं आ गया? इसका मतलब कि पोलैरिटी है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, लेकिन उसके ऊपर भारी पड़ रही है डिस्पर्जन फोर्स। सो यहां एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि द फिजिकल प्रॉपर्टी बिटवीन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स इज इंटरमीडिएट ऑफ द करस्पॉन्डिंग हैलोजन्स। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एंड दैट इज द नेक्स्ट वन, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है बॉन्ड के क्लीवेज के ऊपर। केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स पोलर हैं, सो दे आर, उनके बॉन्ड जल्दी टूटेंगे, रिएक्शन में जल्दी जाएंगे। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, राइट, आर मोर रिएक्टिव। और आपसे पूछ ले मोर रिएक्टिव क्यों? देखिए एक बहुत सिंपल सा शब्द लिख रहा हूं, क्योंकि वो क्या है? पोलर हैं। आर मोर रिएक्टिव देन कॉरस्पॉन्डिंग हैलोजन, क्योंकि हैलोजन क्या है? नॉन पोलर हैं। आर मोर रिएक्टिव देन कॉरस्पॉन्डिंग हैलोजन। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, राइट, ध्यान रखिएगा। इंटर हैलोजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव हैं किससे? कोरस्पॉन्डिंग हैलोजन से, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग हैलोजन क्या है? अरे F2 और Cl2 क्या है? नॉन पोलर है। Br2 क्या है? नॉन पोलर है। आप लोग ध्यान रखिएगा। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, मान लीजिए मैं एक इंटर हैलोजन कंपाउंड लिख देता हूं, दैट इज ICl। सो ICl पोलर है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है किससे? I2 और Cl2 से। ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर एक बड़ा क्वेश्चन आता है, दैट इज एक्सेप्ट F2। लेकिन ये F2 से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि F2 जो है ना बेटा, वो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। F2 का साइज होता है स्मॉल, और आपको पता है स्मॉल साइज में जो ये लोन पेयर है, ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। इसीलिए F2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अनएक्सपेक्टेडली क्या होती है? लो होती है। आमतौर पे आप लोग, और ये भी आप पिछले सेक्शन में पढ़ के आए हो, F2, Cl2, Br2 और I2, जितना बॉन्ड की लेंथ बढ़ती है उतना ही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटती है। तो Br2 और I2 में I2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है। Cl2 और Br2 में Br2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है। लेकिन F2 और Cl2 में अनएक्सपेक्टेडली F2 की कम है, और इट इज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो प्रीवियस टॉपिक्स में यूज भी हुआ है। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स पोलर होने के कारण कॉरस्पॉन्डिंग हैलोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, लेकिन वो फ्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाती है। ये भी ध्यान रखना है। और उसके बाद आपका इंटर हैलोजन कंपाउंड से, सो द पॉइंट इज क्लियर फॉर यू, राइट। द नेक्स्ट वन इज द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, एंड व्हाट हैपन्स व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर। द कॉरस्पॉन्डिंग इंटर हैलोजन कंपाउंड्स when they react with water, hydrolysis. So all these undergo hydrolysis. ये सभी वाटर के साथ रिएक्शन करके और हाइड्रोलाइसिस बनाते हैं। अब हाइड्रोलाइसिस के लिए एक बार आप लोग पिछले टॉपिक्स पे चले जाइए थोड़ा सा, कि आपका HClO, that is HClO2, HClO3 and HClO4, right, that is हाइपोक्लोरस एसिड। नेम की भी जरूरत पड़ेगी, हाइपोक्लोरस एसिड, राइट, दैट इज क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, दैट इज क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, एंड द लास्ट वन इज परक्लोरिक एसिड। सो द नेक्स्ट वन इज देयर आयन, और इनका सोल्ट क्या कहलाएगा? ClO4। सो दैट इज हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोराइट। और लास्ट क्लास को देख लीजिए अगर आपको नोमेनक्लेचर में प्रॉब्लम है तो। जिन भी एसिड का नाम OUS से खत्म होता है उनके सॉल्ट का नाम ITE से ही खत्म होगा। सो हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोराइट आयन। द नेक्स्ट वन इज क्लोरस एसिड, सो इट इज क्लोराइट आयन, क्लोराइट आयन। द नेक्स्ट वन इज क्लोरिक एसिड, IC से खत्म हुआ है तो ATE से खत्म होगा आपका,
क्लोरेट आयन। तो नोमेनक्लेचर के लिए आप लोग पिछले लेक्चर पे जाइए, क्लोरेट आयन बहुत अच्छे से इनके बारे में बात बताया। पर क्लोरिक एसिड, सो पर क्लोरेट आयन। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि अगर किसी एसिड का नाम IC से खत्म हुआ है तो उसके सॉल्ट का नाम ATE से खत्म होगा। सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम सल्फेट, नाइट्रिक एसिड सोडियम नाइट्रेट, हेयर IC, हेयर ATE, राइट, हेयर IC, हेयर ATE। और अगर OUS से खत्म हो रहा है नाइट्रस एसिड OUS, तो आपका ITE से खत्म होगा नाम, दैट इज नाइट्रस एसिड, सो सोडियम नाइट्राइट, ITE आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इससे आगे बात करते हैं कि वाटर के साथ रिएक्शन, H2O के साथ, और किन हैलोजन्स की रिएक्शन, हैलोजन इन XX डैश, हैलोजन इन XX डैश 3, वेरी सॉरी उल्टा लिख दिया, सो XX डैश 3, XX डैश 5 एंड XX डैश 7। तब पॉइंट क्लियर है नहीं, राइट। ऑल द हैलाइड आयन फ्रॉम द सिमिलर हैलोजन, राइट। आप ध्यान रखिएगा, जो हैलाइड आयन स्मॉलर साइज का है, यानी X डैश, आप सबको पता है, अभी हमने बात किया था कि कौन सा स्मॉलर साइज का है, X डैश, XS, ये स्मॉलर साइज का हैलोजन है। ये आपका हाइड्रोहेलिक एसिड बनाएगा HX डैश, HX डैश, HX डैश, HX डैश, स्मॉलर साइज का हैलोजन आपका हाइड्रोहेलिक, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोआयोडिक, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनाएगा, राइट, स्मॉलर साइज का हैलोजन, राइट। जो लार्जर साइज का हैलोजन है वो, जब XH डैश का केस है 1:1, राइट, तो अपना जो कोरस्पॉन्डिंग ऑक्सो एसिड्स या आयन बनाएगा वो आपका वही उसी सीक्वेंस में यहां पर हाइपोहैलाइट आयन बनेगा, हाइपोहैलाइट आयन, यहां पर आपका हैलाइट आयन बनेगा, यहां पर आपका हैलेट आयन बनेगा, और यहां पर हैलेट आयन बनेगा। कहने की जरूरत ही नहीं है, याद रखना बहुत आसान है। और कैसे, देखिए, यहाँ X+1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनेगा, सो ClO नेगेटिव चेक कर लीजिए। यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही बनेगा, ClO2 नेगेटिव चेक कर लीजिए। यहाँ हैलोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में अपना हैलोजन +5 में ही बनाएगा, ClO3 नेगेटिव चेक कर लीजिएगा। और यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अपना हैलोजन +7 में ही बनाएगा, चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो बहुत आसान है, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको चेंज नहीं करना है, और ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करना तो मेरा प्रश्न आता है भाई, रिएक्शन लिखिए, ClF प्लस वाटर, राइट, सो स्मॉलर हैलोजन, राइट, और सो स्मॉलर हैलोजन इज HF, द लार्जर हैलोजन Cl अपना ऑक्सो एसिड बनाएगा इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, here +1, so that is HClO. The next one is ClF3 in 1 ratio, that is +H2O. The smaller halogen HF बनाएगा, लार्जर हैलोजन अपना ऑक्सो एसिड बनाएगा इन +3, that is HClO3। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर है, राइट। सो द नेक्स्ट वन इज BrF5, BrF5 प्लस H2O, स्मॉलर हैलोजन आपका HF बनेगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, और लार्जर हैलोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट इज HBrO4, सो दैट इज इन प्लस, दैट इज इन नॉट इन +3, सो HClO, HClO2, हेयर HBrO3। चेक करते रहिए क्योंकि जल्दबाजी में फिर गलत होगा, +1 in +3 and here in +5, and the next one is IF7 प्लस H2O, स्मॉलर हैलोजन आपका HX बनाएगा, और लार्जर हैलोजन आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ भाई, तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में HiO4 बनाएगा, राइट। और आप कह सकते हो भाई कि यहाँ पर हाइपोहैलाइट आयन बना है,
यहाँ पर हैलाइट आयन बना है, यहाँ पर हैलेट आयन बना है और यहाँ पर हैलेट आयन बना है, आप लोगों को ध्यान रखना है। सो दीज आर द पॉइंट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। और एक लास्ट पॉइंट जिसके बारे में आप लोग बात कर सकते हो, दैट इज द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के लिए आपको एक सेपरेट वीडियो अलग से बना के दिया जाएगा। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आप लोग बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और मैं दोबारा बता भी देता हूँ, बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से अगर आपको ज्योमेट्री के ऊपर जाना है तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ClF3, BrF3, ये जो ज्योमेट्री है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया नहीं आ गया? BrF5, राइट, और IF7। इसी के अलावा अगर आप ज्योमेट्री की बात करो तो इस तरह के आयंस के ऊपर भी बात कर लीजिएगा, ICl2 नेगेटिव। इसके साथ साथ आप नोबल गैसेज के कंपाउंड को कंपैरिजन करो तो वो सेम ज्योमेट्री में जाएगा, XeF2, राइट। तो वहाँ भी आप लोगों को डिस्कशन करना है तो ज्योमेट्री पे अलग से बात कर लेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।